ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ज्वाइन करने का देखा था। अब आज वो वाली कंडीशन देखते हैं जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन तो करते हो आपस में, बट दोनों के जो कॉलम्स नेम होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। तब किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है। अब कॉलम के नेम को अपन रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, अपन इस कोड का यूज कर रहे हैं। जो एम्प्लॉय टेबल था उसे रीनेम कर दिया, और रीनेम क्या करा है कि जो डिपार्टमेंट आईडी था उसको रीनेम करके डेप आईडी कर दिया, और उसको रीअसाइन कर दिया, तो वो परमानेंटली सेव हो गया। अब डिपार्टमेंट और इन दोनों को हेड करके चेक किया। अब दोनों को जैसे हेड करके अपन चेक करेंगे, तो इन दोनों में आप देखना कि जो सिमिलर कॉलम है अपना, वो दोनों ही चेंज है। एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका नाम डेप आईडी है, और डिपार्टमेंट टेबल में जो है वो पूरा डिपार्टमेंट आईडी है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑन पे अगर अपन लिखेंगे तो ऑन पे एक ही कॉलम का नाम आता है जो दोनों में सिमिलर होता है। अब यहाँ पे दोनों में सिमिलर नेम नहीं है, दोनों के अलग अलग हैं। तो ऑन को अपन डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक हो जाएगा लेफ्ट ऑन, और एक हो जाएगा राइट ऑन। तो नीचे वाला जो कोड है उसमें अपन ने इस तरीके से किया है, ईएमपी। ईएमपी क्योंकि लेफ्ट साइड लिखा था इसलिए अपन लेफ्ट ऑन वाला जो आर्ग्यूमेंट है इसमें लेफ्ट टेबल के सिमिलर कॉलम का नाम लिखेंगे जो कि डेप आईडी था। राइट साइड जो कि अपन ने डेप लिखा है, अपन राइट ऑन में डिपार्टमेंट आईडी देंगे जो कि राइट साइड वाले डिपार्टमेंट का सिमिलर कॉलम नेम। तब फिर पीडी डॉट मर्ज काम करेगा। मतलब जो पहले एक सिंगल ऑन से हो रहा था, अब वो दो ऑन से काम करना पड़ता है, एक लेफ्ट ऑन और एक राइट ऑन से। डॉट रीनेम लगा सकते हैं फिर। हाँ, ये जो आ रहे हैं ना एक्स और ये, तो इनको रीनेम करा जा सकता है। हालांकि इनके भी एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं सब। आप इस पे जाके टैप करके देखोगे तो ये रहता है जैसे सफिक्स है। तो सफिक्स वाले में एक टपल पास किया है कि अगर लेफ्ट दोनों में सिमिलर कॉलम आते हैं सेम नेम के, तो ये सफिक्स लग जाएगा, एक अंडरस्कोर एक्स और एक अंडरस्कोर वाई। आप इसे रीनेम कर सकते हो कि अगर सफिक्स लगेगा तो एक टपल पास कर देना सफिक्स नाम के आर्ग्यूमेंट में कि अंडरस्कोर ईएमपी और अंडरस्कोर डीपी। तो फिर आ जाएगा नेम अंडरस्कोर ईएपी और नेम अंडरस्कोर डीपी। इस तरीके से जो सेम नेम है ना वो आ जाता है। हाँ, इसकी डॉट नहीं सही है। अपन इसी में ही कर सकते हैं ना, तो दो स्टेप पे करने से अच्छा एक पे ही हो जाएगा काम। ठीक है। अब दूसरे टाइप का देखते हैं। ये वाली जो सिचुएशन है ये कुछ इस तरीके की रहती है कि एक ही डेटा है, मतलब मान लो सेल्स का डेटा है। पाइथन में ये वाली सिचुएशन थोड़ी काइंड ऑफ कॉमन होती है कि बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसे चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब एक सिंगल फाइल को आपको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग फाइल में दे दिया जाएगा। अब उसमें होता क्या है कि अलग अलग फाइल में होते हुए अपन उसे प्रोसेस नहीं कर सकते, तो अपने को एक ही सिंगल फाइल में वापस उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो सिंगल पीसेस हैं इन सबको वापस से एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके एक सिंगल डेटा फ्रेम बनाना है। तो वो अपन इसके थ्रू करके देखते हैं। अपने पास सेल्स 2019, 20 और 21 का डेटा है। ठीक है, तीनों गिटहब पे हैं। अब इन तीनों को जैसे अपन ने फाइल को डाउनलोड करके इस पर रखा, तो ये इस तरीके से डेटा आएगा। कर लिए थे, कल बता दिया था डाउनलोड करने का फोल्डर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो 2019 वाला जो डेटा है उसमें सेल्स आईडी में दिखेगा कि 2019 1, 2019 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक। ये 10 रिकॉर्ड है 2019 के। सेम कोड किया 2020 के रिकॉर्ड को लोड किया, और ऐसे ही 2021 के। अब अपना डेटा जो है वो तीन अलग अलग डेटा फ्रेम में है। 2000 सेल्स 2019, सेल्स 2020 और सेल्स 2021। तो यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन है जो इस काम को करता है, और इस फंक्शन का नाम है pd डॉट कॉन्केट। तो pd डॉट कॉन्केट को आप एक लिस्ट बना के दे दो, और इस लिस्ट में क्या क्या रख दो, इस लिस्ट में तीनों डेटा फ्रेम को रख दो, और ये तीनों को क्या करेगा एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देगा। और फिर जो आपको डेटा फ्रेम मिलेगा एक रिटर्न में, उसमें आप देखो आपको टोटल कितने मिल रहे हैं, 21, 20, 19, सबका तीनों का डेटा मिल।
ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक जैसे सिमिलर डेटा को चंक्स को वापस से कंबाइन करके एक सिंगल डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता है। हाँ, इंडेक्स नंबर में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 0 1 2 3। अगर इंडेक्स नंबर में, हाँ, रीसेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स, तो अगर इस पे डॉट रीसेट इंडेक्स लिख दिया जाए तो फिर वो रीसेट हो जाता है, तो वो 0 से लेके यहाँ तक। बट अब देखोगे जो पुराना इंडेक्स था ना वो वापस कॉलम भी बन जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये ना हो तो इसमें एक ये भी रहता है, ड्रॉप। ड्रॉप इक्वल्स टू फॉल्स में सेट रहता है। ड्रॉप मतलब जो इंडेक्स है उसे वापस बदलते वक्त क्या ड्रॉप करना है, तो वो फॉल्स था, मतलब नहीं करना। तो अगर मैं ड्रॉप को इक्वल्स ट्रू करके रन करता हूँ तो वो ड्रॉप हो जाता। तो इसे ड्रॉप इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स भी कर सकते हो। हम्म। आगे इतना, हालांकि रीसेट की तो जरूरत नहीं है। अब एक लास्ट और देखते हैं। अब अपने को क्या करना रहता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अपने को सेव करना पड़ता है डेटा को। पाइथन में जब आप काम कर रहे हो तो आप जितना भी डेटा फ्रेम पे, जो भी डीएफ पे अपन काम कर रहे हैं, जितना भी प्रोसेस अपन कर रहे हैं, वो हर एक चीज रैम पे रहती है। और जब तक ये रैम पे है तब तक ये वो लाइव है। जैसे ही आपने शट डाउन किया है तो वो रैम से वो जो डेटा फ्रेम पे जितना भी प्रोसेस किया तो सब हट जाता है। तो अपन इन्हें प्रॉपरली रोम पे सेव कर सकते हैं, मतलब अपने डिस्क में सेव कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक मेथड का यूज करके .2csv। जैसे मान लो अपने पास ऐसी सिचुएशन आती कि इन तीनों टेबल्स को सेव करना है, तो इन तीनों टेबल को सेव करके फाइनल नाम का एक डीएफ बना दिया। ठीक है, तो अब ये जो फाइनल है इसमें आप देखोगे तीनों साल का डेटा कंबाइन आ गया। तो ये काइंड ऑफ हो गया कि आपने उस डेटा को प्रोसेस कर लिया है, अब उसको वापस से सेव करना है डिस्क में कि एक सिंगल फाइल में सेव हो जाए। तो उसके लिए फाइनल मतलब जो भी डेटा फ्रेम है उसके आगे .2csv लगा दो और फिर उस फाइल का नाम रख दो। और फाइल का नाम रखते वक्त उसमें .csv लगाना जरूरी रहता है। और ऐसे ही एक टू एक्सेल है। अगर आप एक्सेल में इसे रन करते हो, मतलब इसकी फाइल का जो आउटपुट है वो एक्सेल में रखना चाहते हो, तो उसके लिए मेथड लगानी पड़ती है टू एक्सेल। और एक्सेल की फाइल का नेम में भी .xlsx लगाना पड़ता है। तो इन दोनों को रन करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो मेन फोल्डर है जिस पे आप डायरेक्टरी पे काम कर रहे थे, इस वर्क स्पेस में आपका फाइनल करके दोनों आ जाएंगे। फाइनल .csv भी आएगा। इसको अगर आप देखो तो ऐसा क्या, ये इस तरीके से दिखता है फिर। हाँ, और फाइनल XLSX को भी देखोगे तो वो भी आपको ऐसे ही दिखेगी। क्या? टू पीडीएफ देखना पड़ेगा कि उसमें ये वाली मेथड है या नहीं है। इमेज वगैरह तो पीडीएफ में सेव हो जाती है, बट इसमें टू पीडीएफ रन करके देखो होता है क्या। डॉट, तो क्लिपबोर्ड कर सकते हो, क्लिपबोर्ड में डिक्शनरी में, इधर में एचक्यूएल एचटीएमएल जेसन नमपाई पार्किट पीडीएफ। हाँ, पीडीएफ है ही नहीं। बहुत सारे फंक्शंस हैं जैसे टू एक्सएमएल से लेके स्ट्रिंग। ये टू लिखने के बाद एक टैब कर दो तो पूरी लिस्ट दे देता है कि जितने भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, बट सीएसवी और एक्सेल अपने को सबसे ज्यादा यूज होता है। अपन इवन एचटीएमएल में भी सेव कर सकते हैं, जेसन में भी कर सकते हैं, इवन टू मार्कडाउन में भी कर सकते हैं। बहुत सारी में कर सकते हैं। इसे टू नंपाई करते होता तो क्या होता, तो एरे बना देता है वो और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में रख। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से जो भी प्रोसेस किया जा रहा है उसको अपन फाइल्स में सेव करते हैं।
अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं सर मैटप्लॉटलिब। हाँ सर एरर आ रहा है किस चीज में? सर, फाइल सेम फोल्डर में फिर भी नो सच फाइल डायरेक्टरी आ रहा है। सेव करते टाइम तो नो सच फाइल तो आएगा ही नहीं, सेव हो रहा है वो तो डेटा। ये रन करते टाइम। हाँ रन करते टाइम नो सच फाइल बता रहा है वो। जी नो सच फाइल नहीं, वो एक्चुअल में एरर को एग्जैक्टली रीड करके बताओ क्या बता रहा है वो। फाइनल इज नॉट डिफाइंड ये बता रहा है क्या? सर, ये जो फाइल अपडेट की थी ना जब, सेल्स वाली तीनों, हाँ उस टाइम नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी सेल्स डैश 2019 डॉट सीएसवी एरर आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि या तो इनके नेम गलत होंगे, या फिर जो आपने फाइल डाउनलोड करी होगी ना वो आपके एग्जैक्टली डायरेक्टरी में नहीं होगी, मतलब जिसमें अपन करंटली वर्क कर रहे हैं उस पर। चेक करने के लिए आप एलएस करके देखो। एलएस में यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको ये 3 फाइल्स? एक सेकेंड। जी सर, शो तो हो रही है। शो हो रही है तो फिर उनके नेम मैच करके देखो। सेल्स अंडरस्कोर 2019 डॉट CSV। और क्या ऐसे लोड करते टाइम आप इसी को यूज कर रहे हो? PD डॉट रीड CSV। अंडरस्कोर हाँ सर, सेम ही है। आपकी स्क्रीन शेयर करके बताओ क्या दिक्कत है। एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर में अपोजिट कैसे होगा कैमरा? हाँ स्क्रीन शेयर करना है, ये ऑन नहीं करना है, इसके जस्ट बाजू में है बटन स्क्रीन शेयर की, वो तो कैमरे की है। तो फोन से क्लास लिए। आपने लैपटॉप से ऑन किया है, लैपटॉप से ज्वाइन किया है? फोन से। फोन से किया है? जी तो एक काम करो, उसका इमेज लेके ग्रुप पे डाल दो, जो एरर है उसका, ठीक। कोड का और उसके जो सबसे लास्ट मैसेज है ना उसका। हाँ, आपको व्हाट्सएप कर दूँ। हाँ बेसिकली बस वही एरर है कि फाइल वहां पे उसे मिल नहीं रही है, जो आपकी कोड वाली फाइल है ना वो, और ये डेटा फाइल दोनों एक सेम फोल्डर के अंदर नहीं है। ये तो उसी फोल्डर में है। ओके, कर्नल शटडाउन करके चेक कर लो। हाँ एक बार शट डाउन करके स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो जिस प्रोजेक्ट में आप कोड कर रहे हो उसी में ही एलएस करना, और एलएस करने के बाद अगर आपको फाइल दिख रही है इसका मतलब वो है, नहीं तो फिर वो नहीं है वहां पे। एलएस करके तो सर शो हो रही है फाइल। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ वो एक बार आप चेक करके देखना। ओके। ठीक है, मैटप्लॉटलिब को अपन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं मैटप्लॉटलिब है क्या। ये जो मैटप्लॉटलिब अपन अभी देखने वाले हैं, मैटप्लॉट लाइब्रेरी एक पाइथन की ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज किया जाता है चार्ट्स और ग्राफ बनाने के लिए। मतलब जितने भी अपन विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, चाहे वो लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, और भी स्टेट में जितने भी अपन ने देखे थे, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, वो सभी के सभी चार्ट्स अपन पाइथन पे बना सकते हैं। ठीक है, तो उनको बनाने के लिए एक लाइब्रेरी अपन इस्तेमाल करते हैं, वो है मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब के अंदर एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है पाई प्लॉट, जो पाइथन में प्लॉट्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपन सबसे पहले उसको इंपोर्ट करते हैं, तभी फिर अपन एक्सेस कर पाते हैं वो सारे फंक्शंस, वो सारी मेथड
जिनका यूज़ करके उन्हें बनाते हैं अपन। तो अपन ने सबसे पहले तो इनको इंपोर्ट कर लिया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लाइब्रेरी है numpy, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है पांडास से, क्योंकि पांडास पे जितना भी काम किया जाता है वो इंटरनली कहीं ना कहीं numpy को ही यूज़ करता है। वैसे ही ये जो मैटप्लॉटलिब है, उसको कहीं ना कहीं चार्ट बनाने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है, और उसे डेटा देने के लिए numpy और pandas दोनों ही उसे डेटा देते हैं, तभी मैटप्लॉटलिब जाके डेटा को विजुलाइज करता है। मतलब मैटप्लॉटलिब में डायरेक्टली आप numpy के डेटा को भी विजुलाइज कर सकते हो, पांडास के भी, क्योंकि एट द एंड उसको जो डेटा देना होगा वो यही दोनों देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भी इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसके बाद अपन यहाँ पे कुछ डेटा पे काम करेंगे, डेटा को विजुलाइज करने के लिए। वो जो डेटा रहेंगी वो वाली फाइल्स, वो एक तो अपनी स्टोर वाली CSV है, अपन उसको यूज करेंगे, और एक दो CSV और हैं, मतलब एक दो फाइल्स और हैं, उनको आप डाउनलोड कर लेना। एक है कार्स एवरेज, ये भी गिटहब पे डेटा सेट के अंदर आपको मिलेगा, कार्स एवरेज का। इसको भी अपने वर्किंग डायरेक्टरी पे रखना रहेगा, और उसको लोड कर लेंगे अपन। हाँ, उसको उस फोल्डर में रखना है जहाँ पे आपका कोड है, और इन दोनों को आप रन कर देना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, दोनों का डेटा मिल जाएंगे। ये दोनों सक्सेसफुली रन हो जाए, फिर अपन आगे चलते हैं। हो गया। अब चार्ट को बनाते कैसे हैं, चार्ट को, किसी भी चार्ट को यहाँ पे बनाने के लिए बहुत सिंपल रहता है। आपको चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले डेटा को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो डेटा फ्रेम होगा वो अपने पास पूरे डेटा का होगा। अगर अपन चाहते हैं कि हर एक सिटी वाइज सेल्स देखे या रीजन वाइज सेल्स देखें, तो पहले अपने को डेटा को रीजन वाइज सेल्स पे लाना पड़ेगा। तो रीजन वाइज टोटल सेल्स का डेटा एक बार आ गया, और अपने को आउटपुट में दिखने लगा कि हाँ रीजन वाइज सेल्स का डेटा आ रहा है। बस आखिरी के जो कोड है, जहां पे भी आपका कोड खत्म होगा उसके आगे बस डॉट प्लॉट लगाना पड़ता है, और अपना काम हो जाता है, उतने में वहां पे वो चार्ट बना देगा। बाय डिफॉल्ट प्लॉट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पहले से सेट रहता है, वो है लाइन चार्ट। अगर अपन उसे मॉडिफाई कर देते हैं, और उसे मॉडिफाई कैसे करते हैं, काइंड के अंदर पास करके, काइंड इक्वल्स टू बार लिख दिया अपन, तो फिर वो बार चार्ट बना देगा उसका। बस इतने की जरूरत रहती है अपने। इनिशियली जैसे अपन ने इसको पहले तो प्रिंट करके आपको डेटा दिखा दिया कि डेटा कैसा दिखेगा। तो पहली लाइन जो है वो है डीएफ में ग्रुप बाय रीजन सेल्स और उसका सम। तो ये बेसिकली डेटा जनरेट करेगा, और फिर इसी डेटा पे जैसे डीएफ डॉट ग्रुप बाय सेल्स डॉट सम, जहाँ पे अपना कोड खत्म होता है उसके आखिरी में अपन ने डॉट प्लॉट लगाया, और काइंड में बार पास कर दी। तो अपना डेटा ऐसा दिख रहा था कुछ, सेंट्रल का ये था। अब सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट जिस ऑर्डर में ये बनता, उसी ऑर्डर में ये विजुलाइज भी हो गया। उसका उसने बार चार्ट भी क्रिएट कर दिया कि सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट बन गया। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ डॉट प्लॉट लगाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि मैटप्लॉटलिब को आप बिना इंपोर्ट करे भी यूज कर सकते हो। अपन ने मैटप्लॉटलिब को पीएलटी नाम से इंपोर्ट किया, बट क्या इस कोड में कहीं पे पीएलटी को यूज किया अपन ने नहीं किया, अपन ने सिर्फ डॉट प्लॉट किया। इसका मतलब पांडास बिना मैटप्लॉटलिब पे इंपोर्ट करे भी मैटप्लॉटलिब पे वर्क कर सकता है। मतलब इंटरनली कहीं ना कहीं वो मैटप्लॉटलिब के साथ ही काम करता है। एक बेसिक चार्ट अपन डायरेक्टली बिना इंपोर्ट करे भी बना सकते हैं डॉट प्लॉट लगा के। बट अगर अपने को फुल फ्लेजेड उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, उसे एडिट करना है या फिर उसे कंट्रोल करना है, तो फिर अपने को पीएलटी को यूज करना ही पड़ेगा प्लॉट।
अपन इसी तरीके से बाकी के बना के देखते हैं। अगर अपन सेम कोड है, फिर से वही हो गया। अब यहाँ पे जो अपन ने अभी बार चार्ट बनाया, उसके आगे सिर्फ एक एच लगा दो, बार एच, तो वो बार हॉरिजॉन्टल कर देता है उसको। तो जो बार चार्ट अभी वर्टिकल फॉर्म में आ रहा था, वो अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, अब इसका यूज करके अपन कुछ चार्ट और बना के देखते हैं। जैसे क्रिएट अ सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। इसको बना के देखो। आपको सब कैटेगरी जो है उसको लेना है ग्रुप में, और उसका टोटल प्रॉफिट का हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बना। किसमें? हाँ। हम्म। कहाँ पे? यहाँ पे? ये अपन कल तो देखा था अपन ने। अपन पहले ग्रुप बनाते हैं, फिर कॉलम को फेच करते हैं कि सेल्स पे, फिर डॉट सम कर देते हैं। हाँ। अच्छा, आप नहीं आए थे? ये डेटा को एग्रीगेट करने का तरीका था। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं लगाना पड़ता, वो डायरेक्टली लिखते हैं। हाँ, ऐसे ही। बन गया ये वाला। आ गया। ठीक है, इसके और भी तरीके अपन देखते हैं। जरूरी नहीं होता है कि डायरेक्टली अपन कोड के आखिरी में ही लिखें। अपन ऐसे वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, df डॉट रीजन बाय सेल्स और सॉर्ट वैल्यूज कर दिया। तो सॉर्ट वैल्यूज करने के बाद जो डेटा अपना बना, तो वो कुछ इस तरीके का आता। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि डेटा बनाया, पहले तो वेरिएबल में बना लिया। अब जब वेरिएबल में डेटा प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड हो चुका है, तो फिर उसके आगे डॉट प्लॉट और काइंड में बार एच दे दी। तो फिर वो प्रॉपर्ली अरेंज रहेंगे सारे। हाँ, ऐसे ही। अब इसमें आप देखोगे प्रॉपर्ली अरेंज नहीं आ रहा है वो।
तो अगर आपको अरेंज करना है तो उसके आखिरी में मतलब डॉट सम के बाद डॉट सॉर्ट वैल्यूज कर दो। सॉर्ट वैल्यूज करने से वो पहले डेटा अरेंज होगा और फिर वो प्लॉट होगा तो फिर वो प्रॉपरली आएगा। ये जो नेगेटिव में जा रहा है माइनस मतलब हाँ, ये माइनस में होता है प्रॉफिट, इसलिए वो नेगेटिव में जा रहा है। डॉट सॉफ्टवेयर। हाँ, और डॉट सेट वैल्यू को सम के और डॉट प्लॉट के बीच में ही रखना पड़ेगा। तो कुछ खास डिफरेंस? हाँ, क्योंकि डॉट प्लॉट अपन पूरे प्रोसेस होने के बाद डेटा पे लगाते हैं और सॉर्ट करना डेटा की प्रोसेसिंग पे आ जाता ये ऐसा प्लॉट है। बना हाँ बिल्कुल, ऐसे ही ये करेगा। अरेंज हो गया है नेगेटिव वाला बात देती है। हाँ, ऐसे आ जाता है। आगे सबका। यस। अब अपन चीजों को फॉर्मेट करने का देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अभी तक अपन जितने भी चार्ट बनाए काइंड ऑफ वो एक ब्लॉक के तरीके से आते हैं। तो अपन मैटप्लॉटलिब में काम करते करते चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कि अपन क्या क्या कंट्रोल करते हैं, उनमें से सबसे पहला है चार्ट का साइज देखना, कि आपको साइज क्या रखना है। ऑनलाइन देवांश, हर्षिता और लीशा। एक्शन भी देना आप लोगों को। कल एनिवर्सरी है, ठीक है, काफी सारे गेम्स होंगे, यहाँ पे स्नैक्स होगा, सेल्फी पॉइंट वगैरह होंगे, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आइएगा, ठीक है। क्लासेस तो 15 मिनट। क्लास हाँ, क्लासेस। अच्छा ठीक है। मेट्रो से कल हो जाए कंप्यूटर का पूरा यूज। हाँ, हो सकता है, कुछ रिमोट है वो सब लगता है। वो भी हो जाएगा एक दो सैटरडे तक के। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अपन इसका साइज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साइज जो होगा वो एक टपल के फॉर्म में देना पड़ता है। इसकी कितनी लेंथ रखनी है वो पहले अपन देते हैं, और फिर उसकी कितनी हाइट रखनी है अपन उसे हाइट दे देते हैं। और इसको ट्रिगर कैसे करते हैं, मतलब इसको जो फिगर बनाने का जो साइज रहता है वो अपने को चार्ट बनने के पहले बताना पड़ता है। तो अब देखना यहाँ पे बार चार्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए अपन ने पीएलटी डॉट फिगर, क्योंकि पीएलटी के अंदर एक फंक्शन है फिगर, ये फिगर के साइज को डिफाइन करता है। और ये प्लॉट के अंदर मैटप्लॉटलिब के अंदर इसलिए अपन ने लिखा है पीएलटी डॉट फिगर, और उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है फिग साइज। इसके अंदर अपन ने टपल के फॉर्म में एक साइज दे दिया कि 9/6। तो लगभग 9 पार्ट्स में उसकी हाइट होगी लेंथ, और 3 पार्ट्स में उसकी हाइट होगी। और उसके बाद फिर अपन ने df डॉट प्लॉट किया काइंड बार एच। तो इससे रन किया तो अब आप देख सकते हो कि अब वो उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट आया। 9/3 9 बेसिकली यहाँ पे इसकी लेंथ रहेगी, और 3 पार्ट मतलब उसकी हाइट रहेगी। और इसको ऐसे टपल में पास करना पड़ता है, लेंथ और हाइट। हालांकि एक बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आप इन नंबर्स को चेंज कर करके प्रॉपर देख सकते हो कि कैसे इसको बनाना लगता है। ऊपर वाले चार्ट में अपन ने नहीं बताया था तो उसने बाय डिफॉल्ट इस शेप में रखा, बट अपन ने जैसे उसको नीचे वाले चार्ट में पहले बता दिया कि इस शेप में रखना है, तो फिर उसने चार्ट को उस शेप में बनाया। अब जैसे मैं 9 को हटा के कभी, 5 ज्यादा छोटा बना दिया। हाँ वो ऐसे ही करेगा। आप उसे एडजस्ट करते हो, मतलब एग्जैक्टली सीधा आपको पता नहीं होता कि 9 रखना है 10 रखना है। आप स्टार्टिंग में ऐसे ट्राई करते हो कि वो 5 और 5 रखते हैं तो अपन क्या आता है। तो अपन ने देखा 5/5 में ऐसा आ रहा है, तो अपने को लग रहा है कि 5 हाइट इसकी कम लग रही है, तो अपन ने उसे बढ़ा के 10 कर दिया। तो फिर उसकी लेंथ बढ़ गई, फिर आपने देखा कि 5 उसके लिए बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो उसे 5 से हटा के क्यों ना 2 कर दिया जाए। तो 2 पे फिर वो ऐसा, उसकी लेंथ वो द बॉक्स है कितनी जगह गिरना चाहिए एक तरह से बस हाँ वही है, वो उसकी लेंथ और हाइट। हाँ तो फिगर का क्या साइज होना चाहिए बंदा? हाँ, फिगर साइज मतलब कि किस फिगर का साइज अपन रखना चाहते हैं। फिगर नाम के फंक्शन में फिगर साइज रहता है, फिक्स साइज, तो वो बताता है कितना साइज रखना है। ठीक है, आगे
अब धीरे धीरे अपन करके एक और चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। अपन ये जो बार्स के जो कलर्स हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर अपने को बार चार्ट में कलर करना है तो जैसे अपने फिगर साइज रखा है इसका ये, और नीचे बनाया सेल्स डॉट प्लॉट, और प्लॉट में पूरा कोड सेम रखा है, बस एक आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया डॉट प्लॉट में कलर। अब कलर में आप है ना ऊपर लिखे कोई से भी कलर को लगा सकते हो, बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे अपन इसे रेड लिखते हैं तो रेड कलर का चार्ट बनाएगा। अगर इसे अपन ग्रे लिख देंगे तो ग्रे। इस तरीके से जितने भी नॉन कलर होते हैं ना आप ऊपर ट्राई कर सकते हो, जैसे ब्लू, ब्लैक, पिंक। तो इसमें कोड लिखा हुआ है। वो कोड हेक्स कोड है, ये जैसे नॉर्मल कोड है। अब हेक्स कोड क्या होता है, जैसे आप कभी आपको बहुत कस्टम कलर चाहिए तो फिर इंटरनेट पे कलर पिकर, कलर पिकर करके एक गूगल पे आप सर्च करना तो एक कलर पिकर आपके सामने है। इसमें आप कैसा भी कलर ला सकते हो, जैसे ये वाला येलो चाहिए आपने, हाँ ये वाला कलर येलो कलर चाहिए, तो फिर इसका हेक्स कोड जनरेट होता है। अगर मैं कलर के आर्ग्यूमेंट में इसको भी रखता हूँ तो फिर एग्जैक्टली उसी कलर का बन जाए जो मैंने वहां पिक किया था। मतलब कस्टम जैसा भी कलर चाहो वैसा बार्स में आ सकता। वो कर सकते हैं बट वो आगे जाके सी बॉन्ड पे होगा ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पे रहता है क्या पैलेट वगैरह का? हालांकि पाइथन जो है, पाइथन एक विजुअलाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करा जाता। विजुअलाइज करना है अगर आपको एक्चुअल में डेटा को, तो प्रॉपर जो विजुअलाइजेशन टूल होते हैं ना, जैसे पावर बीआई हो गया, टैबली हो गया, उनका इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन का मेजर यूज होता है चीज़ों को ऑटोमेट करना, स्क्रिप्ट लिखना और डेटा को एनालाइज करना, बस इसके लिए। प्लॉट तो कई बार अपने को जरूरत होती है कि वहीं के वहीं अगर अपने को प्लॉट बना के देखना है तो अपन बना सकते हैं, बट कभी बहुत हाई एंड, बहुत एचडी में और बहुत फॉर्मेटिंग के साथ अगर बनाने हैं तो प्रेफर किया जाता है कि डेटा को बाहर ले जाया जाए और फिर बाहर ले जाके फिर प्लॉट किया जाए। पाइथन में भी प्लॉटिंग करी जा सकती है बट हर चीज़ के लिए कोड करना पड़ेगा। जैसे आज अपने को इसको ही फॉर्मेट करना है, इसे बोल्ड करना है, इसका कलर चेंज करना है, हर चीज़ फिर कोड करो तो वो ज़्यादा लेंदी पड़ता है। इससे अच्छा डेटा को तुरंत आउटपुट में ले गए, दूसरे टूल्स पे रखा, उसको विजुलाइज किया और फिर उसकी इमेज को अपन ने कहीं पे यूज़ कर लिया। डेटा है क्या एक्सेल एक्सेल पे जाता है? हाँ किसी पे भी बना लो, जैसे अभी अपन ने देखा ना 2CSV, तो इस डेटा को जैसे अगर मेरे को यही चार्ट इस पे बनाना होता तो मैं ऐसे कर सकता था। ये करता सबसे पहले तो मेरे पास इतना डेटा जनरेट हो जाता। फिर इस डेटा को अपन ने लास्ट में एक मेथड देखी था टू, एक्सेल में किया और चार्ट डॉट एक्सेल एसएक्स में इंपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब जैसे डेटा अपना बाहर चला गया तो अपने पास चार्ट डॉट एक्सेल फाइल आ गई। और इसमें अपने पास डेटा है। अब एट द एंड अपने को बस विजुअलाइज करना था, तो फिर अपन बहुत इजीली चीज़ों को कंट्रोल करके यहाँ पे विजुअल्स क्रिएट कर सकते पूरा कैलकुलेशन पार्ट वहाँ पे। हैं। हाँ पूरा कैलकुलेशन, ऑटोमेशन सब कुछ यहाँ पे कर लो, फिर यहाँ पे बना लो, क्योंकि यहाँ पे अपने पास डिफरेंट थीम वगैरह है। बैकग्राउंड भी चेंज हाँ अब ये चीज़ अगर पाइथन में करने जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और हो सकता है इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं हो। हाँ नहीं नहीं, अगर इंटेंसिव क्लीनिंग करनी होती है ना, मतलब इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा वो डेटा आ जाए, क्या बोलेंगे, इतना ज़्यादा डर्टी डेटा आ जाए या फिर अनक्लीन डेटा आ जाए, तो इवन एक्सेल और इन सब पे भी डेटा को लोड करने पे मतलब इतना अच्छे से अपन क्लीन नहीं कर पाते जितना अच्छा पाइथन कर सकता है। मतलब डेटा को क्लीन करना है और प्रोसेस करना है तो पाइथन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है इन सब से। ऑटोमेट करने के लिए पाइथन यूज करते हैं, मैनुअली इंपोर्ट क्लीन करना हो तो एसक्यूएल से करते हैं। एसक्यूएल पे तो क्लीन ही नहीं करते मेजोरिटी ऑफ टाइम। एसक्यूएल पे जो डेटा रहता है ना वो पहले से क्लीन रहता है। हाँ
एसक्यूएल से डेटा आप हमेशा मोस्टली क्लीन लाते हो। जैसे उस दिन वो फाइल दिखाई थी आपको, तो वो फाइल जिस जिस टाइप की जो फाइल थी वो उस टाइप का डेटा कभी एसक्यूएल से निकलेगा ही नहीं, और ना इस टाइप का डेटा आप एसक्यूएल में डाल सकते हो। तो उस टाइप का जो डेटा इंटेंसिव क्लीनिंग होगी ना, वो पाइथन के थ्रू होती है। और कई बार एक्सेल वगैरह भी काम नहीं करते, एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर पे ये भी काम नहीं करते डेटा को क्लीन करने में। तो पाइथन जितना चीजें हैंडल कर सकता है वो बाकी और कोई नहीं कर पाता। हाँ, हर चीज पांडास और बेस इस एक मतलब पाइथन वही कर पाते हैं। ठीक है, आ गया किस तरीके से अगर अपने को जरूरत पड़ती है कि अच्छा विजुअल क्रिएट करना है, तो डेटा को प्रोसेस कर लिया और फिर वहां पे ले जाके विजुअलाइज कर दिया। जो आप बता रहे हो टैबलेट में सुधारने पड़ेंगे। हाँ, बेसिक एक्सेल नहीं से। एक्सेल में अपना काम हो ही जाता है। अब अपन यहाँ पे आते हैं, दूसरी फॉर्मेटिंग को देखते हैं। अब यहाँ पे जो अपन देखेंगे वो देखेंगे टाइटल और लेबल्स लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पहली लाइन पे चार्ट बना दिया, अभी जो टाइटल और लेबल्स होते हैं ना चार्ट बनने के बाद लगाए जाते हैं, और साइज पहले बताया जाता है। तो इस बार अपन ऊपर कोई साइज वगैरह तो नहीं दिया, बट यहाँ पे चार्ट का टाइटल देना होता है। तो बस चार्ट बनने के बाद पीएलटी में टाइटल वाले फंक्शन को कॉल कर लो, और टाइटल में बस एक टेक्स्ट दे दो कि ये टाइटल रखना है आपने को। पीएलटी में ही एक्स लेबल करके फंक्शन है, उसे कॉल करके ये बता दो कि उसको क्या रखना है, सेल्स एज एक्स लेबल रखना है। और फिर पीएलटी डॉट वाई लेबल में अपन ये बता दें कि इसे रीजन रखना है, रीजन्स, और फिर इसे रन करा जाए। तो फिर आप देखोगे कि दोनों पे ही आगे पीछे रीजन और सेल्स ये सब बन जाएंगे। ठीक है, आगे इतना कि अपन लेबल्स, टाइटल्स और एक्स लेबल। ठीक है, अपन बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एडिटिंग नहीं देखेंगे, बस यहीं रख के देखेंगे कि लेबल्स कैसे लगा सकते हैं, टाइटल कैसे, और साइज वगैरह कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। हाँ, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, बाकी की और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप, बट उसके फिर आपको इंटरनेट पे जाके उसके एग्जैक्ट सिंटेक्स वगैरह देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जितना भी अपन ने अभी कोड किया है, नॉर्मल पाइथन में इतना कोड करने पे चार्ट नहीं बनता है। मतलब जो बेस पाइथन होता है ना, पीवाई फाइल में अगर आप काम करोगे तो इनसे चार्ट नहीं बनता है। वो तो क्योंकि अपन जुपिटर पे काम कर रहे हैं। जुपिटर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो इतने कोड पे भी चार्ट को बना के दे देता है। चार्ट को एक्चुअल में शो करने के लिए, स्क्रीन पे शो करने के लिए आपको डॉट शो करने, मतलब पीएलटी डॉट शो करने के एक मेथड को यूज करना पड़ता है। जुपिटर पे रहते हुए इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं रहे दिखेगा आपको, बट नॉर्मली पाइथन पे इसका बहुत ज़्यादा यूज रहता है। इसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। हाँ, वीएस कोड में डॉट शो का यूज करे बिना चार्ट नहीं दिखता। तो कंपनी क्या यूज करें? नॉर्मली डेटा एनालिटिक्स की कंपनी, मतलब कोई जो डेटा एनालिटिक्स करेगा वो तो जुपिटर पे ही करते हैं मेजोरिटी ऑफ। अगर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग पे जाते हैं तो फिर वीएस कोड का इस्तेमाल करते हैं मॉडल वगैरह बनाना। ठीक है, तो आखिरी में जैसे अपन ने पीएलटी डॉट शो किया, तो इनमें आप बस अभी के लिए तो एक ही डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ टेक्स्ट वगैरह दिखता है, बट जब शो कर देते हैं ना तो फिर प्रॉपरली चीज़ें दिखती हैं। मतलब वो ऊपर का रेंडम टेक्स्ट नहीं दिखता अपना, प्रॉपरली जैसा चार्ट है वैसा ही दिखता है। तो ये क्या था, ये डायरेक्ट 0,05 कुछ मतलब ऐसा कुछ रैंडम रहता है, कुछ भी देख सकता है आप, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। कभी कहीं पे एक्सेस करके कुछ दिखेगा, कहीं पे ये दिखेगा। ठीक है, आ गया इतना। अब चार्ट पे काम करते वक्त एक लास्ट एक और चीज़ होती है कि पाइथन पे भी अगर आपने कभी चार्ट बनाए और आपको क्या करना है, इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या फिर किसी भी स्लाइड में इसको लगाना है, ताकि आप एट द एंड फाइनली जाके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सको। तो फिर इस चार्ट का या तो आप स्क्रीनशॉट लोगे,
तो स्क्रीनशॉट से ज़्यादा अच्छी तरीका होता है कि इसको एग्जैक्टली फाइल में सेव कर लिया जाए, और जो फाइल में सेव होता है वो बहुत ही हाई एचडी मतलब बहुत हाई क्वालिटी में होता है। तो इतना कोड करके अपन ने बनाया इसको चार्ट को। इन 3 से अपन ने लेबल्स और टाइटल दे दिया plt डॉट शो से, और लास्ट में एक मेथड को इस्तेमाल किया सेव फिग। सेव फिग जो मेथड है वो फिगर को सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये सेव कहाँ होगा, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी पे ही होता है। अब फिगर को सेव करते वक्त आखिरी में कोई सा भी एक्सटेंशन वगैरह लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे डॉट png लगाया है तो इसकी जगह डॉट jpg। ये थोड़ा कंप्रेस फॉर्म रहता है, png इससे थोड़ी सी हाई क्वालिटी रहती है इमेज की, और अगर आपको एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी चाहिए तो pdf में कर देना। तो इन 3 का यूज़ कर सकते हो आप, किसी में भी इसको एक्सपोर्ट कर दो और वो उसकी इमेज बना दो। जैसे इसको रन किया होता, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये जो चार्ट आया है इसने रीजन वाइज टोटल सेल्स डॉट png करके आपकी फाइल बना देगा वहाँ पे। फिर आप इसको चाहे तो जाके चेक कर सकते हो। से यहाँ पे आप देखोगे रीजन वाइज टोटल सेल्स डॉट png, तो ये उसने इमेज बना के सेव कर। अब स्क्रीनशॉट और उसमें बस थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा एच डी रहता है। ठीक करके देखा इतना। ठीक है, अब जितनी भी अपन ने फॉर्मेटिंग वगैरह सीखा उन सबको आखिरी में एक चार्ट पे अप्लाई करके इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे इवन और भी चीज़ें हैं। अपने पीएलटी के फिगर साइज सेट कर दिया। यहाँ पे अपन ने बनाया है ग्रुप बाय में, सब कैटेगरी को रखा है, सेल्स को और डॉट सम किया, तो हर एक सब कैटेगरी का टोटल सेल्स आ गया। उसे सॉर्ट भी कर दिया और डॉट प्लॉट लगा के काइंड में बार भी पास कर दिया, और बार एच पास किया तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनेगा, और कलर भी यहाँ पे ग्रे बना दी। ये जो पीएलटी डॉट टाइटल है ना, एक्स लेबल वाई लेबल, इनके अंदर भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, हालांकि इतनी नेसेसरी नहीं होती है। तो अपन ने टाइटल तो दिया, बट टाइटल के साथ उसको साइज भी दे दिया, तो साइज 15 रखेगा। आप इसको एडजस्ट करके देख सकते हो कि कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा साइज चाहिए। उस फॉन्ट का कलर भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। फॉन्ट विड्थ में आप ये भी बता सकते हो उसे बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, ये सब। बट हर चीज़ पे ऐसे कोड करके होती है। यही चीज़ आप एक्स लेवल पे रख सकते हो, वाई लेवल पे भी कर सकते हो। तो फिर इसे शो करके देखा। स्ट्रीमिंग में देखते हैं वैसे ही सी। हाँ, काइंड ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चार्ट्स बना सकते हैं। आ गया इतना। ये 4-5 चीज़ें ही रहती हैं। अब इन सब के आप लोग खुद बना के देखो, जैसे इन सबको कैसे सॉल्व किया जाए। क्रिएट अ बार चार्ट ऑफ टॉप 10 सिटीज विद द हाईएस्ट टोटल सेल्स। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, टॉप 10 सिटीज विद हाईएस्ट टोटल सेल्स। एक बार ये हो जाएगा फिर उसके बाद फिर उसमें बस डॉट प्लॉट लगा के चार्ट बनाना। तो इसका बना के देखो कैसे बना सकते हैं।
कर सकते हैं। हाँ, सॉर्ट वैल्यू में कैसे करते हैं, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। हाँ, रिवर्स बेस पाइथन में होता है लिस्ट के लिए। सम के ब्रैकेट में पास होता सम के ब्रैकेट में नहीं होता, सम के बाद में डॉट सॉर्ट वैल्यूज लगाते हैं उसमें होता है। हाँ सही है। अब इसमें बस ये देखा था कि बार्स में वो नेम अगर रीड करने में दिक्कत आए तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बना सकते हैं, तो बस एक बार एच लगा के उसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। हम्म। एक बार हो जाए फिर ये नीचे वाले करके देखो, टॉप 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल सब कैटेगरीज। हाँ हाँ सही, वो दिख गया न्यूयॉर्क सिटी पे हाईएस्ट। हाँ वो हो सकता है, वो डेटा में होगा, वो है डेटा में इसलिए दिख रहा है वहाँ पे, नहीं तो उसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काम तो कर रहा है बस।